दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लवेंजू में, जहाँ मैं आपके साथ फ्रॉम 1000 ईयर्स अगो का 14 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। गाइस, आई एम सो सॉरी, मैं इसके अपडेट लाने में हमेशा लेट कर देती हूँ। यहाँ बहुत टंटे हो रखे हैं। पता है, मैं अभी भी बेसमेंट में बैठी हूँ। रात के जितना भी टाइम हो रहा है, अभी मैंने टाइम देखा नहीं, पूरा अंधेरा हो रखा है। यहाँ किसी भी एफएफ की रिकॉर्डिंग करना इस समय इतना मुश्किल हो रहा है ना, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि अब तो मेरा रोने का मन करता है सच में। कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। एनीवेज, मेरी बकवास बहुत हो गई है। आज सब यहाँ एफएफ सुनने आए हैं, ना कि मेरी फालतू की बकवास। सो अब हम एफएफ की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा जुन उस बॉक्स से एक पेंटिंग निकालता है और उसे देखने लग जाता है, पर उसे देखकर वो एकदम से ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस पेंटिंग में जो चेहरा था, मतलब जिसका चित्र बना हुआ था उस पेंटिंग में, वो और कोई नहीं, वो खुद था। बस फर्क इतना था कि उस टेबल वाली पेंटिंग से वो इस पेंटिंग में एकदम ही डिफरेंट दिख रहा था। उस इंसान ने ना सेम एशियन स्टाइल के कपड़े पहन रखे थे जैसे ज़्यादा भी पहनता था। उस पेंटिंग में वो खिलते हुए फूलों के पेड़ के बीच से गुजरता हुआ दिख रहा था। उसने बड़े ही आराम से अपने हाथों में एक फोल्डिंग फैन पकड़ा हुआ था। उसके बहुत ही लंबे बाल थे और उसने अपने बाल पर एक छोटा सा बन बनाया हुआ था, जहाँ एक हेयर पिन थी, वही सेम वाइट जेड हेयर पिन जो ज़ाज़ू हमेशा अपने सर पे लगाया रहता था। एक अकेला पक्षी और एक तन्हा यात्री, बिना किसी कारण के, ये शब्द उस पेंटिंग के साइड में लिखे हुए थे। एट दिस पॉइंट कोमलिन पूरी तरह से खुद को खो चुका था। वो नहीं बता सकता था कि वो अभी शौक में है या बेसुध है। वो उसका पूरा दिमाग उसके सामने पेंटिंग में जो आदमी था उसे देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो गया था। अब उसने उन सभी पेंटिंग्स को जो बाकी वहाँ रखी थी एक एक करके अनरोल करना शुरू किया। उन सभी पेंटिंग्स में उसी के चित्र थे, डिफरेंट टायर में और डिफरेंट सेटिंग्स में। उसने खुद को नदी के किनारे देखा था, जहाँ तेज हवा में उसके बाल मोहक तरह से उड़ रहे थे। उसने खुद को एक गार्डन में खूबसूरत फूलों के बीच बांसुरी बजाते हुए देखा था। उसने खुद को चांद की रोशनी के नीचे एक रूफटॉप पे शराब पीते हुए देखा था। वो ड्राइंग्स किसी स्किलफुल पेंटर ने नहीं बनाई थी, ना ही उन पेंटिंग्स में रंग था। वो पेंटिंग्स बस काली स्याही की रेखाओं से बनाई गई थी, बट सभी लाइंस को बहुत ही केयरफुली और बढ़िया तरीके से ड्रॉ किया गया था। उसके चेहरे की छोटी से छोटी डिटेल, यहाँ तक कि उसकी दाहिनी आँख में जो मसा था उसे भी बहुत केयर के साथ बनाया गया था। जब जुन अपनी इस मोस्ट अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी में खोया हुआ था, अचानक से वहाँ कुछ टूटने की आवाज़ आई। तुम यहाँ क्यों? ज़ाज़ू गेट के पास खड़ा हुआ था। उसके हाथों में जो जार था वो अब ज़मीन पर गिर के टूट चुका था, जिसके कारण पूरे कमरे में पानी फैल रहा था, जो पानी अब जुन के पैरों तक आ गया था। जुन ने ज़ाज़ू की तरफ देखा और उसे किसी प्रकार का ना तो गिल्ट फील हो रहा था, ना ही शौक और ना ही सरप्राइज। वो बस ज़ाज़ू को देखे जा रहा था। फिर वो उस पेंटिंग्स को देखने लगा और वापस से ज़ाज़ू को देखने लग गया। जब उसने अपना मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, उसकी आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट और हस्की थी। क्या ये लोवेन है? उसने पूछा। ज़ाज़ू ने एक कदम पीछे की तरफ लिया, पर जुन उसे जाने नहीं देने वाला था। उसने वो पेंटिंग्स वापस से नीचे रखी और ज़ाज़ू की तरफ बड़े कदमों से आने लगा। जुन ने ज़ाज़ू की उंगलियों पर अपनी दोनों आंखें स्थिर करते हुए कहा, वो ड्राइंग्स, वो सब आपने बनाई क्या? जुन के सामने खड़ा वो शख्स इस समय कांप रहा था। तुम वापस क्यों आए हो जुन? ज़ाज़ू ने कहा। वो इंसान, वो पेंटिंग में वो जो इंसान है, वही आपका लॉवर है क्या? वो आपका दोस्त जिसने आपको हेयर पिन दी थी, वो इंसान जो आपको बहुत समय पहले छोड़ के जा चुका है? जुन ने कहा। जुन ने जैसे ये शब्द कहे थे, उसे एक सडन रियलाइजेशन हुआ। उसने कहा, वो वो इंसान सिर्फ आपका दोस्त नहीं था ना, है ना? ये बात सुनकर ज़ाज़ू की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। उसने एक और कदम पीछे की तरफ लिया, पर जुन आज उसे जाने नहीं देने वाला था। उसने ज़ाज़ू की दोनों बाहों को कसकर पकड़ लिया और कहा, वो इंसान मेरी तरह क्यों दिखता है? क्यों आपके पास उस इंसान की इतनी सारी पेंटिंग्स हैं जो मेरी तरह दिखता है? क्यों? स्टॉप, ज़ाज़ू ने कहा। अब बताइए,
बताइए, इतनी सारी पेंटिंग्स उस इंसान की बनाने के बाद आप अब मेरी पेंटिंग क्यों बनाने लग गए हो? जून ने कहा। साजिशु इस समय एकदम से ही फ्रोज हो गया था, पर भले ही उसने कुछ भी नहीं कहा हो, जून के दिमाग में एक बात आई। उसने साजिशु की बाहों पर अपनी पकड़ को लूज कर दिया था और अब वो साजिशु को बिल्कुल अचंभित नजरों से देख रहा था। उसने कहा, क्या मैं क्या मैं आपका लोविन हूँ? जून ने साजिशु की स्लीव्स को पकड़ कर दोबारा से पूछा, क्या मैं आपका लोविन हूँ? और उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला साजिशु से, ना ही उसने और कोई क्वेश्चन किया। जिस समय उसने ये क्वेश्चन किया था ना साजिशु से दोबारा कि क्या वो उसका लोविन है, उसने अपनी गर्दन पर एक वार महसूस किया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो ज़मीन पर गिरने लग गया था, कोलैप्स करने लग गया था। उसने फिर भी कोशिश की कि वो साजिशु को पकड़ सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाया और वो ज़मीन पर गिर गया। साजिशु के दर्द भरे एक्सप्रेशन वो लास्ट चीज़ थी जो उसने देखी थी। वो चेहरा, वो स्माइल करता हुआ चेहरा जिसे याद था, ऐसा लग रहा था कि आज वो गम की निराशा में डूबा जा रहा है। जल्द ही गोंगजून ने अपने सारे सेंसेस खो दिए थे। वो अब खुद को अंधेरे के बीच पा रहा था, अंधेरों से घिरा हुआ, और उस अंधेरे में उसे कहीं दूर से एक फैमिलियर आवाज़ सुनाई दे रही थी जो एक ही बात को बार बार दोहरा रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। गोंगजून की बॉडी इस समय काफ़ी लाइट फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हवा में उड़ रहा है। उसे अब वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। जब गोंगजून को होश आया, उसने क्लिनिक के बेड पर खुद को पाया। वो क्लिनिक उस माउंटेन के पास में ही था। डॉक्टर और नर्सेस ने बताया कि कोई इंसान उसे आधी रात में यहाँ छोड़कर चला गया था और तब से 3 दिन बीत चुके हैं। कमाल की बात थी, जिसे एक एक्साइटिंग हाइक होना था कुछ प्रकृति प्रेमी दोस्तों के साथ, जिनके लिए वो उसके अतीत के एक हिस्सा रहे, उसके किसी अपने से अनबिलीवेबल मुलाकात में बदल गई। जिसे जिनके लिए बस एक मामूली शेल्टर होना था उस बर्फीले तूफान से बचने के लिए जिसमें वो उस दिन फंस गया था, वो उसके लिए एक ऐसे ड्रीम में बदल गया जिससे जागना उसके लिए बहुत मुश्किल था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। जिन अपनी सिटी, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया था। वो काम पे जाता, अपने दोस्तों से मिलता। वो इस महानगर में लाखों निवासियों से मिला था जैसे वो हमेशा ही मिलता था। जब जुन अपने शहर वापस आया था तो उसका स्वागत आंसुओं से और रिलीफ से किया गया था, उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के द्वारा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तर्शु उस पहाड़ में कहीं खो गया था उस बर्फीले तूफान के कारण। वहाँ से आने के पश्चात उसका 2 बार डॉक्टर से चेकअप हुआ था और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो बिल्कुल ठीक है। उस माउंटेन में बिताए हुए वो 5 दिन बुखार में आए हुए किसी सपने से ज़्यादा नहीं लग रहे थे। सब कुछ उससे एक रिचुअल लग रहा था उस थकावट के कारण जो उसे उस भयंकर बर्फीले तूफान का सामना करने के कारण हुई थी। इनफैक्ट माउंटेन से आने के बाद उसके दिन इतने नॉर्मल बीते थे, इतने ऑर्डिनरी बीते थे कि उसको खुद को लगने लगा था कि उसने जो कुछ भी वहाँ माउंटेन में देखा, जो कुछ भी फील किया, वो सब उसका एक ख्वाब था। वो वहाँ एक बुरे मौसम में फंस गया था, वहाँ पर उसे लगातार चोट लगी और वो बेहोश हो गया और उसी स्थिति में वो तब तक रहा जब तक एक रेस्क्यू टीम आकर उसे उस बर्फ़ के ढेर से बाहर लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर गई। तब तक वो इस स्टेट पे रहा और ये सब कुछ जो भी कुछ उसने देखा वो उसका एक ख्वाब था। इस विचार को सच भी मान लेता, अपनी इस बात पर वो कायम भी हो जाता अगर उसके फ़ोन में जो उसने माउंटेन में साजिशु की पिक्चर्स ली थी वो ना होती। वो तस्वीरें जो उसने अभी तक अपने पास संभाल कर रखी हुई थी वो ना होती उसके पास, तो वो इस बात पे यकीन कर लेता। पर अब यकीन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जी हाँ, वो फ़ोटोज़ जब जिनको उस टाउन के क्लिनिक में होश आया था ना, उसने सबसे पहले अपने फ़ोन में साजिशु की वो तस्वीरें देखी थी। तस्वीरें तब भी उसके फ़ोन में सेव थी। हाँ, वो बात अलग है कि साजिशु ने उन तस्वीरों को डिलीट करने का कोशिश की थी, और ये बात जिनको कैसे पता थी? वो ऐसे, क्योंकि उस फ़ोन के स्क्रीन में जो स्क्रीन होती है उस पर कई जगह पर फिंगरप्रिंट्स बने हुए थे
उन जगहों पर जहाँ पर जुन अपने फिंगरप्रिंट नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है जहाँ जहाँ साउथ इशू ने हाथ रखे थे, मतलब उसके फिंगरप्रिंट जहाँ जहाँ पे थे, उस जगह पर ना ही तो ऐसा कोई फंक्शन था और ना ही ऐसा कोई बटन जिससे कि इस डिवाइस से इंटरेक्ट किया जा सके। और साउथ इशू को ये बात नहीं पता थी। उस बेचारे को तो यही नहीं पता था कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या है और कैसे काम करता है। उसने तो इस फ़ोन को पूरा ही तोड़कर, मतलब पूरा खोल कर चेक करने की कोशिश की थी, क्योंकि जुन ने नोटिस किया था कि ये फ़ोन जैसा पहले था ना, वैसे ही अब इसकी स्थिति नहीं थी। जो सच में जुन की मेमोरी से खुद को मिटा देना चाहता था। थैंकफुली वो ऐसा कर नहीं पाया। थैंकफुली उसने जुन का फ़ोन नहीं तोड़ा डेस्परेशन में। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जय वंशु लिख दीजिएगा। इसमें ट्राई करूँगी कि मैं इसकी अपडेट अब जल्दी लेकर आऊँ। मैं जानती हूँ मैं इसके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी कर देती हूँ, पर इस समय तो अपनी कोई भी एफएफ नहीं ला पा रही हूँ टाइम से। आप सब देख ही रहे होंगे, बहुत ही लोचे हो रखे हैं यहाँ पे फ़िलहाल। सो लेट कर देती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसकी अपडेट जल्द से जल्द लेकर आ सकूँ, कम से कम वीक में एक अपडेट तो उसका लेकर ही आऊँ। सो मेरी देर, अब तो मैं लापरवाही नहीं कहूँगी कि मैं लापरवाही नहीं कर रही हूँ। अपनी ना लाने के लिए अपडेट मैं माफ़ी चाहती हूँ। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय। एंड हाँ, आज मेरा बर्थडे है, सो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में विश करिएगा। मुझे विशेस ना बहुत अच्छी लगती हैं, सो प्लीज़ मुझे विश करिएगा। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।